हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल बायो में। आज हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है। प्रोटीन, तो प्रोटीन तो इसका कंपोनेंट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होता है। लेकिन डीएनए जो है सेल के अंदर रहता है, सेल मेम्ब्रेन में नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर होगा डीएनए। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे प्रोटीन मौजूद है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड्स भी हैं जो कि फॉस्फोलिपिड हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं सेल मेम्ब्रेन में, बट ये प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ना कि सेल मेम्ब्रेन में। और द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फोटोसिंथेसिस अकर इन विच सेल ऑर्गेनेल। फोटोसिंथेसिस आपकी कहाँ पे होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस और राइबोसोम। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। पौधों में कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल होता है, तो वहाँ पे होती है, वो क्लोरोफिल पाया जाता है इन प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, वहाँ पर। द पिगमेंट नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग सनलाइट एंड ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जैसे ही सनलाइट प्लांट की लीव्स पर पड़ती है तो जो है उसमें रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट में रहता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं, शुगर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लाइट पड़ी और ये शुगर यानी कि ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड। तो इस जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन, दूसरा ऑप्शन है आपका ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है आपका रेप्लिकेशन और चौथा ऑप्शन है आपका माइटोसिस। तो इनमें से इसका सही आंसर होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन, और ट्रांसक्रिप्शन में बनता है आपका डीएनए से आरएनए। और जबकि रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन कह सकते हैं, कि रेप्लिकेशन यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। और माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होके जो है सेल डिवाइड होती है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। फिर ये आरएनए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये ट्रांसफर हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। फिर इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि ये अमाइनो एसिड आएंगे और ये यहाँ पे जुड़े हैं राइबोसोम। राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। तो ये यूनिट आएंगी और जो है इस आरएनए को एक प्रकार से ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, यानी दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आरएनए को किस भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, प्रोटीन में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डीएनए इनटू आरएनए। ट्रांसलेशन यूजेस आरएनए टू बिल्ड प्रोटीन्स।
अगला क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन, कि ह्यूमन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये प्रोसेस हमारे शरीर में कहाँ पर होती है? पहला ऑप्शन है आपका ट्रैकिया, दूसरा ऑप्शन है आपका एल्वियोलाई, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रोंकाई, और फोर्थ ऑप्शन है आपका लेरिंक्स। तो इसका सही आंसर होगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है कि जो ये आपके लंग्स के अंदर, जैसे ही जो लंग्स की जो एक पाइप होती है लंग्स में, जिनके थ्रू ये दोनों लंग्स जुड़े रहते हैं, उस पाइप को बोलते हैं ट्रेकिया। और वहाँ उस लंग्स में एक और छोटे छोटे और ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनी रहती हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। और उनके लास्ट पार्ट में रहता है आपका एल्वियोलाई। तो उसी लास्ट पार्ट में ही जब वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स में हो जाती है ज़्यादा, बॉडी में रहती है कम, तो वो जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में की ओर जो है ऑक्सीजन चली जाती है। और ऐसे ही जब गैसों का एक्सचेंज होता है तो हमारी बॉडी में फिर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, जबकि लंग्स में उनकी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाती है, तो उसके थ्रू ये लंग्स में एंटर कर जाती है। और जबकि ये लेरिंक्स है, ये है आपका जो है वॉइस बॉक्स, जिससे हम लोग ये आवाज़ निकालते हैं, तो ये है वो। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमें सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? पहला ऑप्शन है आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इनमें से हमारी बॉडी को जो सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो है आपके कनेक्टिव टिश्यू। और जो नर्वस टिश्यू होते हैं, ये जो है मेमोरी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, ये बॉडी की जो है स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। और मसल टिश्यू कुछ भी काम करने में जो है हेल्प करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू ऑर्गन्स एंड अदर टिश्यू। अगला क्वेश्चन है आपका, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। पहला ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल वेलिस। बी ऑप्शन है आपका लुइस पास्चर, सी ऑप्शन है आपका ग्रेगर मेंडल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इवोल्यूशन इज गिवन बाय डार्विन, और अल्फ्रेड रसेल वेलिस ने भी नेचुरल सिलेक्शन की जो इवोल्यूशन हुआ था उसमें नेचुरल सिलेक्शन को प्रपोज किया था। इन्होंने जो है इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन को प्रपोज किया था। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि जब इन गिवन कंडीशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म बेस्ट फिट है या बेटर फिट है उस कंडीशन में, तो नेचर वैसे ऑर्गेनिज्म को जो है फ्यूचर के लिए सिलेक्ट करती है कि आप जो है फ्यूचर में सरवाइव करेंगे, और जो उसमें कम रहते हैं तो वैसे लोगों को जो है सरवाइव करने का मौका नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल। अगला क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के।
तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जब वो खून का थक्का बनना है ना, जब हमें कहीं कभी चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि वो ब्लड थोड़ी ही देर में जमने लगता है, उसका क्लॉट यानी कि ब्लड का थक्का बनने लगता है। तो वो कौन सा विटामिन करता है, तो आपको पता ही होगा, वो है विटामिन के। इसके अलावा विटामिन के जो है क्या करता है, जो है ब्लड क्लॉटिंग में तो हेल्प करता ही है, सपोर्ट हार्ट हेल्थ, जो है हृदय की जो है स्वास्थ्य में भी इसका अच्छा खासा योगदान रहता है। बोन की डेंसिटी भी में भी विटामिन के का रोल रहता है। इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन भी को भी ये इम्प्रूव करता है ना। और फाइट कैंसर, कैंसर के अगेंस्ट भी ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हेल्प विद मेंस्ट्रुअल पेन, तो आपको पता होगा केवल कि विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में ही हेल्प करता है, जबकि ये हार्ट में, बोन में, ब्रेन में कैंसर के अगेंस्ट फंक्शन करता है, इतने सारे फंक्शन करता है। और मेन फंक्शन, और जो है इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल पेन में भी फंक्शन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है आपका मियोसिस, माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन और बडिंग। तो इसमें पूछा गया है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसका मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही, वैसी ही कॉपी, मतलब जब एक सेल दो सेल में कैसे डिवाइड होती है, जब एग्जैक्ट वही की वही हो। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मायोसिस या मियोसिस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाली स्ट्रक्चर कि अब ये जब डिवाइड हुए हैं तो देखिए यहाँ पे ये 4 हैं, फिर ये ऐसे डिवाइड होने लगे, फिर ये एनाफेज और टीलोफेज में ये अपने जो है पोल्स पर जाने लगे, और लास्ट में इनका जो है रिजल्ट क्या मिला है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया है ना। ये यहाँ पे रेडिश है और यहाँ पे ब्लूइश में थोड़ा सा रेडिश मिक्स हो गया है, इस रेडिश में ये ब्लूइश मिक्स हो गया है, यहाँ पे ये ब्लूइश ही है। तो यहाँ पे हमें चीज़ें एग्जैक्ट वैसी नहीं मिली हैं, है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है माइटोसिस की प्रोसेस। माइटोसिस में आप देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ पे ये डिवाइड हुए। मेटाफेज में भी लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, और एनाफेज और टीलोफेज में भी ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे जो है रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो गई है। यहाँ पे आप देखिए ब्लूइश में रेडिश मिक्स हो गया है, और रेडिश में ब्लूइश में रेडिश मिक्स हो गया है, ये देखिए, और यहाँ पे रेडिश में ब्लू भी थोड़ा सा मिक्स हो गया है। बट माइटोसिस की प्रोसेस में ये चीज़ें नहीं हुई। माइटोसिस में ये जैसे यहाँ पे थे तो एग्जैक्ट वैसे की वैसे ही बन गए। तो इसका सही आंसर होगा आपका माइटोसिस। Mitosis is cell division resulting in two daughter cells identical to the parent cells. 9th क्वेश्चन है आपका स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इज कॉल्ड। तो जीन्स और हेरिडिटी की स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है आपका जेनेटिक्स, थर्ड ऑप्शन है आपका फिजियोलॉजी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका टेक्सोनॉमी। तो इकोलॉजी तो उसे बोलते हैं ना, जब हम अपने इस जो है जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है या एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से इंटरेक्ट करती है, तो वैसी स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। और फिजियोलॉजी बोला जाता है कि जब हमारी बॉडी में कौन कौन सी फंक्शनिंग हो रही है, जैसे कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, किडनी जो है फिल्ट्रेशन कर रही है, यूरिन का फिल्ट्रेशन कर रही है। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी।
और जबकि टैक्सोनॉमी उसे बोलते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या साइटोलॉजी या मॉलिक्यूलर बेसिस पर जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर क्लास में उसे एक पर्टिकुलर टैक्सा में रखते हैं कि वो किस फैमिली में उसके जो सिम्टम्स हैं या मॉर्फोलॉजी है वो चीज़ें ज़्यादा सिमिलर हैं, तो हम उसे उस फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज उस हिसाब से उस ग्रुप में रखा जाता है। तो वैसी स्टडी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बचा है। बी ऑप्शन है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को ही हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। जब जेनेटिक्स में क्या जीन्स और उसकी हेरेडिटी की हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स एंड हेरेडिटी, डीएनए। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी को क्या बोलते हैं? हेरेडिटी तब बोलते हैं द पासिंग ऑफ ट्रेट्स, यानी कि कैरेक्टर या लक्षण फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी जब माता पिता से लक्षण उनके बच्चों में जो लक्षण आते हैं तो उसे बोलते हैं हेरेडिटी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ह्यूमन है 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट कोड फॉर स्पेसिफिक ट्रेट आर कॉल्ड जीन्स। उनमें जो एक स्पेसिफिक कोड रहते हैं उनको बोलते हैं जीन्स। जीन्स कम्स इन पेयर्स। तो यहाँ भी वही बात लिखी है कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरेडिटी एंड जेनेटिक वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? ये ऑप्शन है आपका एस्पिरिन, पेनिसिलिन, इंसुलिन और कॉर्टिसोन। तो एंटीबायोटिक के नाम की अगर देखा जाए, एंटीबायोटिक नेम मेड इजी। तो आप जो है इनके नाम में माइसिन एक वर्ड यूज होता है, सेफ या ये वर्ड यूज होता है, साइक्लिन वर्ड भी यूज होता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, सिलीन यानी कि पेनिसिलिन भी यूज होता है, सल्फा, एक तो इसमें सल्फोनामाइड भी एक एंटीबायोटिक के नाम से, और फ्लोरोक्विनोलोन्स यानी कि फ्लॉक्सेसिन, माइक्रोलाइट्स, थर्माइसिन, कार्बापेनेम्स यानी कि पेनेम वर्ड यूज होता है, और लिंकोसामाइड, माइसिन या इन वर्ड यूज होता है ना, और ग्लाइकोपेप्टाइड्स, इसमें भी माइसिन यानी कि आयन वर्ड यूज होता है। तो पेनिसिलिन इसमें से क्या है कि एक एंटीबायोटिक है ना, दैट किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है हेल्प करती है। जबकि आपको पता होगा कि ये जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन ये एक जो है पेन किलर टाइप की गोली है। जब हमें बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसमें ये हेल्प करती है। इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है ना। और जो कॉर्टिसोन है, कॉर्टिसोन क्या करता है कि कॉर्टिसोन एक प्रकार से इंजेक्शन होता है जो कि इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड रहता है ना। तो इनमें से एंटीबायोटिक है वो है आपका पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन is the 3 germ layer that give rise to all tissue in an embryo are। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, और पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इनमें से जर्म लेयर है वो आपकी एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म होती हैं। अब अगर इसमें ये जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है तो मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला
तो ये जो डायग्राम है ये गैस्ट्रुला स्टेज का डायग्राम है, जिसमें ये तीनों लेयर्स बन जाती हैं। तो जो एक्टोडर्म होती है ये बॉडी का एक जो स्केलेटन बनाती है, और मीजोडर्म है वो मेनली जो है हार्ट यानी कि ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, किडनी एट्सेट्रा, तो इन सबको बनाती है। और एंडोडर्म होती है तो ये बनाती है उन ऑर्गन की इनर लाइनिंग, उनके अंदर के पार्ट बनाती है ऑर्गन की। तो इसका सही आंसर होगा आपका एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये जो तीनों लेयर हैं ये प्राइमरी जर्म लेयर हैं दैट डिफरेंशिएट इनटू ऑल अडल्ट टिश्यूज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और नोस्टॉक। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन है नहीं, कौन नहीं है, ये चीज यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नहीं पूछा गया है इसमें। तो इसका आंसर है क्लोस्ट्रीडियम, क्योंकि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एनाबीना नोस्टॉक ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम जो है एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया है दैट डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जबकि जो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और नोस्टॉक आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल एच, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन है आपके इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। Insulin is secreted by the pancreas and helps regulate blood sugar level by promoting glucose uptake into the cells. वैसे इसका आंसर ग्लूकेगॉन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका जो है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जबकि वही इसको ज़्यादातर कंट्रोल करना होता है, रेगुलेट करना होता है। जबकि ये ग्लूकेगॉन है तो ये अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो तो उसको जो है इंक्रीज कर देता है। तो वैसे अगर थोड़ा बहुत रोल तो ग्लूकेगॉन का भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा इंसुलिन। जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ये